वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डिजिटल रुपी। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CBDC कहेंगे। और ये टॉपिक लाने के पीछे वजह ये है कि 2022 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 2023 में तो इंडिया RBI के थ्रू डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात कर रहा है, डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो फिर इसीलिए ये वीडियो बनाया गया कि ये पूरा कंसेप्ट है क्या। लेकिन डिजिटल करेंसी समझने से पहले ना हमको करेंसी को समझ लेना चाहिए और मनी क्या होता है वो एक बार समझ लेना चाहिए, सिर्फ एक स्लाइड में। तो आगे हमको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ करेंसी? Before understanding central bank digital currency, one needs to understand what a currency is and what money is। ठीक है ना? वो समझने से पहले करेंसी तो समझें, फिर देखेंगे डिजिटल करेंसी क्या होती है। देखिए जैसे से क्या हुआ कि जैसे जैसे एज सोसाइटी डेवलप्ड, शुरुआत में वो हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, जो जनरली ट्राइब्स में लोग रहा करते थे, जनजातियाँ जिसे कहते हैं। उनकी नीड्स इंक्रीज़ हुई धीरे धीरे, हाउस बनाने में वो लगे। पहले तो वो जंगलों में रहते थे, अब वो एक सिविलाइज मैनर में रहने लगे। एक प्लैंड सिविलाइजेशन होने लगी, तो उनको हाउस भी बनाना था, क्लोथ भी पहनने थे, वेपन्स भी बनाने थे, नए इम्प्लीमेंट्स भी बनाने थे काम करने के लिए क्या। और फिर जब नीड्स बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, तो हर नीड को आप अकेला पूरा नहीं कर सकते थे, उसको दूसरे से परचेज़ करना ज़रूरी हो गया। क्योंकि कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, किसी के पास ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी के पास ये वाले दूसरे हैं। तो एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेल्फ सफिशिएंट होकर जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर ये शुरुआत में क्या होता था कि ये परचेजेस बार्टर के थ्रू होती थी, जो हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, चीज़ के लिए चीज़। फिर समय बीता, लोगों ने मेटल करेंसीज यूज़ करने लगी, गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड एंड सिल्वर करते करते आज हम एक रिप्रेजेंटेटिव मनी पे आए हैं। तो मनी की दो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, टू फैक्ट्स एमर्ज हिस्टोरिकली। एक बात मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूँ कि जो ये पूरा वीडियो बनाया गया है, ये एक टी रविशंकर हैं, इनकी एक स्पीच हुई थी। तो ये डिप्टी गवर्नर RBI के श्री टी रविशंकर, इन्होंने 22 जुलाई 2021 को दिल्ली में एक स्पीच दी थी। उससे ही बहुत सारा मटेरियल उसी से लिया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, टू फैक्ट्स इमर्ज कि भी मनी, पहला पॉइंट ये है कि मनी हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ आइदर कमोडिटी, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब जैसे गोल्ड है, गोल्ड कॉइन है, तो उसकी अपनी खुद की भी वैल्यू है, उससे आप क्या ख़रीद सकते हैं और आप उस कॉइन को ही बेच कर पैसे मिल जाएंगे आपको। पेपर को अगर आप इस 2000 के नोट को भी बेच दो, सिर्फ कहो कि ये नोट बेच के मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक कमोडिटी है, जो गोल्ड है, उसकी अपनी वैल्यू भी होती है, या फिर वो एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट की तरह हमेशा से काम का है, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो व्हेन मनी, लेकिन जब मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, तो वो मान लीजिए आज पेपर करेंसी की, उस पेपर की तो कोई वैल्यू नहीं है 2000 के नोट की, लेकिन उस पर जो RBI गवर्नर के साइन है और ये जो लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ दिस एंड दिस, एक टाइटल तो रिप्रेजेंट करता है ना कमोडिटी में, कि अगर आप, ये आपको बैंक गारंटी दे रहा है। अब अगर आपके पास ये है नोट, तो आप जिस बेरर, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मतलब जिसके पास ये नोट है उसको मैं हक देता हूँ कि वो इतने तक के एसेट खरीद सकता है मार्केट से जाके। ठीक है ना? टाइटल मिला ना, अगर उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहे नहीं है तो पेपर करेंसी इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव करेंसी। और वो एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ हो सकता है। ये ले जाओ और आप कहते हो कि मुझको वापस कर देना, तो ओनर ऑफ द करेंसी, जो करेंसी का ओनर है, वो जानता है कि कौन उसको ओन करता है और उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है।
जो नोट इशू करता है आरबीआई, वो ये रखता है अपने पीछे, आपको पता ही है कि मिनिमम रिज़र्व सिस्टम है, उसके उससे एसेट बैक करता है, चाहे इक्वल नहीं करता लेकिन काफ़ी सा फिर भी कुछ मिनिमम करता है, शायद 200 करोड़ के करीब है। सो मनी का पहली हमने जो बात देख ली कि वो मनी जो हो सकती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो भी सकती है, उसकी हो सकता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना भी हो, ठीक है। और पेपर करेंसी एक रिप्रेजेंटेटिव करेंसी होती है, और हमेशा मनी जो होती है उसका कोई इशूअर होता है। दूसरी है कि जो मनी होती है, हमने जो भी नोटिस की है, वो इसकी हमेशा सोवर्जिन के बारे में ही इशू करता है, मतलब सरकार, तभी कोई करेंसी चल पाई है। प्राइवेट इशुएंस ऑफ मनी, या तो जैसे आप ये देखो कि क्या होता था कि जब शुरुआत थी, एंशियंट वर्ल्ड थी, मिडिवल वर्ल्ड में भी कई बार ऐसा होता था कि जो लोकल गवर्नर्स होते थे ना, पहले तो एम्परर हो गया ऊपर, और जो गवर्नर्स अपॉइंट होते थे जगह जगह पे, वो कई बार अपने लोकल लेवल पर अपनी करेंसी दे देते थे। उसमें ये होता था कि भी आपको ऊपर की सील हो और वो अपनी फ़ोटो लगा के बेच सकते हैं, मतलब करेंसी इशू कर सकते हैं। तो उसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता था और फेक होने के भी चांसेस होते हैं। फेक नोट, फेक कॉइन सर्कुलेट होने लगे, इसका भी बहुत डर होता था, ठीक है ना। लेकिन हमेशा से यही हुआ है कि सोवर्जिन करेंसी की कंट्रोल हमेशा एक स्टेट के पास रहा है, ठीक है। ऑल्सो पेपर और the money is usually issued by sovereign. Private issuance of money, whether under sovereign license or otherwise, has existed in the past but has over time given way to sovereign. दो रीज़न के लिए सोवर्जिन क्यों ज़रूरी है रहने के लिए। अगर सरकार करेंसी को इशू करती है तो वो यूनिक रहेगी पूरे कंट्री, पूरे एम्परर जो उस समय होता था, अगर किसी उसने इशू की है तो पूरे साम्राज्य में वो वही रहेगी, उससे वो यूनिक रहती है और लोगों का फेथ भी बना रहता है, ठीक है ना। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक रीज़न होता है कि वो ये कि पेपर करेंसी से सेन्योरेज, पेपर करेंसी से जो पेपर करेंसी होती है इन्वॉल्व सेन्योरेज। आपको यही पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। सेन्योरेज क्या होता है कि जो सरकार करेंसी इशू करती है और जो उसको इशू करने में कॉस्ट आई, जब हम माइनस करते हैं दोनों की को, जब हम माइनस करते हैं तो जो बचता है सरकार को, जो प्रॉफिट होता है, उसको सेन्योरेज कहते हैं। और जो भी इससे पैसा आता है वो पब्लिक स्पेंडिंग में यूज़ कर सकती है सरकार। तो ये एक फ़ायदा होता है। और इसमें ये हमने दो चीज़ें पढ़ी कि भी मनी जो इशू करी जाती है सोवर्जिन की, उसके दो रीज़न क्यों होते हैं, क्यों ऐसा हुआ हमेशा कि मनी जो है वो सोवर्जिन के द्वारा ही दी गई, ऐसा क्यों हो गया। पहले अगर कुछ लोकल अगर देते थे, बट ऐसा क्यों होने लगा कि अल्टीमेटली आज जैसा स्थिति है हर कंट्री में, वो क्यों बनी है। क्योंकि जो पब्लिक मनी होती है सोवर्जिन, वो यूनिक होती है देश में, तो वो उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। और दूसरा ये होता है कि पेपर करेंसी इन्वॉल्व साइनोरेज, डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक वैल्यू, उस जो नोट इशू हुए हैं उनकी वैल्यू, और उनको बनाने में जो इंटरेस्टिंग कॉस्ट आई है उसका जो प्रॉफिट होता है उनको, सरकार को, साइनोरेज कहते हैं उसको। और वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं होता, वो गवर्नमेंट को जाता है और यूज़ फॉर स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग के लिए फिर वो यूज़ होता है। अब लास्ट में हम करेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्यों इतना सब हमने पढ़ा। तो फिर इन मॉडर्न इकोनॉमीज़ में आज जो स्थिति बनी है वो क्या है कि करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी जो एक्सक्लूसिवली इशू करी जाती है सोवर्जिन के बारे में। सोवर्जिन मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के द्वारा, और वो लाइबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक के, और एसेट होती है जो पब्लिक उसे होल्ड करती है, ठीक है ना। याद आपने देखा होगा आरबीआई बैलेंस शीट की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। जो नोट्स इशू होते हैं वो लाइबिलिटी साइड पे होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कैसे, नोट पे ही लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो करेंसी इज़ अ फिएट, और वो लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर मतलब उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता पूरी कंट्री के अंदर। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं लेता इंडियन रुपी, मुझे डॉलर में दो, इट्स इलीगल। करेंसी इज़ यूजली इन पेपर, ठीक है ना। और यूजली इन पेपर, पॉलीमर हो सकता है, पॉलीमर कहीं प्लास्टिक नोट्स भी होते हैं। बट हमने ये देखा है कि द फॉर्म ऑफ करेंसी इज़ नॉट
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। करेंसी की डेफिनेशन अब हम अल्टीमेटली समझ गए कि करेंसी बनी कैसे, एंशिएंट वर्ल्ड से लेके आज जो हम यहाँ स्थिति तक आए हैं। आज जो स्थिति बनी है कि एक सोवरेन किसी कंट्री का इशू करती है, वो क्या क्यों रीज़न और ऐसा क्यों हुआ है। हमने 2 रीज़न पढ़े और फिर अल्टीमेटली हमने करेंसी को देखा, जो आज मॉडर्न करेंसी है उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। देखिए, इट इज़ द लीगल टेंडर, जैसे कि फ़िज़िकल करेंसी होती है, नोट्स होते हैं बाय अ बैंक, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। ये सेम होता है एज अ फ़िएट करेंसी, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो करेंसी निकली है, और ये भी एक्सचेंजेबल होती है 1 to 1 लाइक अ फ़िएट करेंसी, है ना। बस इसका फॉर्म अलग है, जैसे प्लास्टिक में भी, पेपर में भी नोट हो सकते हैं, ऐसे डिजिटल फॉर्म में नोट होते हैं। और डिजिटल गोल्ड जिस कंसेप्ट पे होता है, वैसे ही डिजिटल मनी होती है, डिजिटल रुपी होगा जब भी इशू होगा। और डिजिटल गोल्ड पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। CBDC इज़ द सेम एज द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन इसके फॉर्म डिफरेंट होता है। ये पेपर और पॉलीमर टाइप की नहीं होती, ये भी सोवरेन करेंसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। ये भी सेंट्रल बैंक के लिए लायबिलिटी होगी और उसकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगी। बस अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और जो एक तरीका है वो डिफरेंस हो सकता है, वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अल्टीमेटली हमें ज़रूरत क्या है इसकी, क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्या होगा। देखिए, जो डिजिटल करेंसी होगी ना, उसकी कुछ एडवांटेजेस होगी अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के मुकाबले। अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स कौन से हुए? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, ये अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसके ऊपर क्या एडवांटेज होगी कि जो भी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी के थ्रू होंगी ना, वो फाइनल होंगी, और ये सेटलमेंट रिस्क को रिड्यूस करेंगी फाइनेंशियल सिस्टम में। सेटलमेंट रिस्क कैसे कि जैसे आप NEFT RTGS के थ्रू पैसे भेजते हैं, तो वो कई बार इंटर बैंक ट्रांसफ़र होती है, तो ये चीज़ पहले RBI पे जाती है, RBI क्लियर करता है दूसरा बैंक पे, वहाँ से वो वाला दूसरा बैंक क्लियर देता है और पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये सेटलमेंट रिस्क इन्वॉल्व ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा इस डायरेक्ट करेंसी में। इमेजिन करिए UPI सिस्टम को, जिसके ऊपर डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसा लगेगा इंस्टेंटली हो जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे अल्टीमेटली कैश दिया जा रहा है, कोई सेटलमेंट रिस्क नहीं, इवन आपको बैंक के थ्रू भी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कैश को दिया जा रहा है। और इंटर बैंक सेटलमेंट डिसअपियर हो जाएगी, ये सेटलमेंट रिस्क को रिड्यूस करेगा। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि भी बाकी पेमेंट सिस्टम से कैसे अलग होगा। UPI है, सब चल तो रहा है उसमें भी, तो डिजिटल ही पैसा इधर से उधर जा रहा है। तो क्या होगा कि जनरली जब भी ये भी इशू होगा ना, तो इसका भी कोई वॉलेट होगा, लेकिन कोई इंटर बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। ये इसमें हम सीधा RBI से डील करेंगे डायरेक्ट। जब भी डिजिटल करेंसी लिंक होगी, RBI उस सिस्टम को चलाएगा। RBI से RBI, आपने किसी को भेजा पैसा, आपने किसी और को डिजिटल में उसको आपको भेजना है डिजिटल रुपी, RBI से होके थ्रू चला जाएगा, सेटलमेंट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। फिर दूसरा है कि मान लीजिए हमारे को आज हमारे इंडिया में हमने देखा है कि जो बहुत लो लेवल पर, मतलब लो वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो 500 रुपये तक के, वो कैश में ही होते हैं जनरली। ये RBI के सर्वे ने भी बताया है और स्पीच में भी था। तो हमने ये देखा है कि लोग कैश को प्रेफर करते हैं उसकी एनोनिमिटी की वजह से, है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको जो डिजिटल करेंसी वो आपको एनोनिमिटी दे जाए, है, तो लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। अच्छा, अब इंडिया का आपने जानते हैं कि बहुत ही हाई करेंसी जो DGP रेशियो है, वो भी एक बेनिफिट होगा इसको अडॉप्ट करने में। क्यों? क्योंकि टू द एक्सटेंट ऑफ लार्ज कैश यूसेज कैन बी रिप्लेस्ड, कैश यूसेज को रिप्लेस किया जा सकता है। और अब आप देखिए, जब डिजिटल होगा तो पूरा जो करेंसी डिपार्टमेंट है RBI का, उसको काम करना आप जान ही सकते हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कितना बड़ा है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी अगर ये करेंसी जो डिजिटल करेंसी है वो एक्सपेंड होती है तो।
फिर आता है कि जो अब क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि ये भी डिजिटल करेंसी है, लेकिन कुछ डिजिटल करेंसी जैसे जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये बहुत आजकल फेमस हो रही हैं। और आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ़ है इनके हैं। ये भी एक अनदर रीज़न है कि सेंट्रल बैंक ही अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दें। अगर इनको रिकॉग्निशन मिलती है वर्चुअल करेंसीज़ को, तो नेशनल करेंसी जिनकी लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी होती है वो थ्रेट में भी आ सकती है। लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी कैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में कैपिटल अकाउंट जो है उस पर फ्री कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर वोटेलिटी आई, मार्केट में फ्लक्चुएशन आई, तो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अभी वो इंडिया इकोनॉमी उसके लिए तैयार नहीं है। फ्री कन्वर्टिबिलिटी का यही मतलब है कि जितना फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, मूवमेंट जितना भी होती है, उतना ही रुपी अवेलेबल है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, आरबीआई रेडी है कितने भी डॉलर के अगेंस्ट कितना भी रुपये देने के लिए। इसको आप कन्वर्टिबिलिटी कहेंगे, बहुत मोटे शब्द में समझ लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि भी ऐसा क्या रीज़न है कि जो सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इतनी अगेंस्ट होती हैं वर्चुअल करेंसीज़ के। देखिए, इसका एक बड़ा बेसिक सा रीज़न है। एक स्टेट जो भी होता है ना, वो किसी दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी अथॉरिटी बना के लगता है, और जिसका अथॉरिटी बनाता है, या शायद कुछ ये भी कहें कि कुछ फियर बना के रखता है, उसकी अथॉरिटी मेंटेन करने के पीछे दो इंस्टीट्यूशन होते हैं, आर्मी और सेंट्रल बैंक। मतलब मनी सप्लाई, करेंसी पर उसका कंट्रोल। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से स्टेट चलते हैं और स्टेट की अथॉरिटी बनी रहती है। ये वर्चुअल करेंसीज डिसेंट्रलाइज है, इनका कोई इशूअर नहीं होता। कुछ लोग कमरे में बैठ के बिटकॉइन बनाते हैं और उनको एक्सचेंज करते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए कभी स्टेट्स को पसंद नहीं आती और वो ऑलमोस्ट इनको बैन ही करना चाहते हैं। फिर एक अगला बेनिफिट ये हुआ कि जो डिजिटल करेंसी होगी ना, वो हमको एक ईज़ देगी। लोगों का जो डेवलपिंग ओन अपनी खुद की हम जो डिजिटल करेंसी बनाएंगे ना, वो हमें एक पब्लिक को प्रेफरेंस देगी रुपी के लिए। कुड क्रिएट एंड प्रोवाइड टू द एक्सटेंट, मीनिंग ये बैठेगा कि इन डिजिटल करेंसी बनाने की वजह से जो प्राइवेट करेंसीज जो बिटकॉइन है, इनसे जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वही डिजिटल रुपी भी दे देगा। तो इससे पब्लिक की प्रेफरेंस भी बढ़ेगी डिजिटल रुपी को लेके। ठीक है ना। तो ना ही ये सिर्फ बेनिफिट देंगे पेमेंट सिस्टम को, बट एक क्या होगा कि, और एक बात ये उसमें और है कि जो आपने प्राइवेट करेंसी से बिटकॉइन का रेट देख रहे हैं, इतने वॉलेटाइल है। अभी वो $50,000 तक पहुंच गया था एक बिटकॉइन, और अब 25 पर है। इतनी वॉलेटिलिटी ये तो गच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड होगी, उसमें कम वॉलेटिलिटी होगी। और लास्ट इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि देखिए, ये भी एक माना जाता है कि क्या होगा कि ये बैंक डिपॉजिट्स की डिमांड को कम करेगा। ठीक है ना। डिजिटल करेंसी सिंस ट्रांजैक्शन जो है उसमें सेटलमेंट रिस्क रिड्यूस करेगी, हमने अभी पीछे सबसे पहले बात की। तो क्या होगा कि जो बैंकों की, क्योंकि क्या होता है ना, बैंकों को पता है कि भाई इतना विड्रॉल होगा, इतना पैसा इधर से उधर जाएगा, तो उसको लिक्विडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, तो वो उसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिमांड डिपॉजिट्स की कम हो गई है। ऐसा माना जाता है कि इस पे होगा। तो क्या होगा कि, और जब ऐसा होगा, बाय प्रोवाइडिंग अ जेन्युइनली रिस्क फ्री ऑल्टरनेटिव बैंक डिपॉजिट्स के प्रोवाइड करेंगे हम, तो क्या होगा कि शिफ्ट होगा अवे बैंक डिपॉजिट से, जो गवर्नमेंट की भी गारंटीज़ जो हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, जो उनको देनी पड़ती है डिपॉजिट्स के लिए। कैसी डिपॉजिट, मान लीजिए जो सरकार के सारे बैंक हैं, कुछ भी है, सरकार को ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि उनकी वो हेल्दी रहें, उनको कैपिटलाइज़ किया जाए। फिर उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन है कि भाई उसको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाए इन सारे डिपॉजिट्स को। तो इस टाइप की गारंटीज़ को जो यहाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, आप सोच के रखिए कि ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली ही बात हो रही है। तो ये भी किसका फ़ायदा होगा अगर इसको बढ़ावा दिया जाता है तो। अब क्वेश्चन ये है कि भी डिजिटल करेंसी असल में क्या नहीं है।
जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखिए डिजिटल करेंसी जो है एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है जो उसको हम प्राइवेट जो बिटकॉइन इथेरियम इनसे कंपेयर नहीं करते, जो इतनी समय से बड़ी फेमस हुई हैं। बिटकॉइन सबसे फेमस है। जैसे देखिए डिजिटल रुपी जो होगा वो डिफरेंट होगा बिटकॉइन से, इथेरियम से या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी से। किस सेंस में डिफरेंस होगा कि जो डिजिटल रुपी होगा उसके पीछे सॉवरेन मतलब वो गवर्नमेंट के थ्रू बैक करी जाएगी। प्राइवेट वर्चुअल जो है अगर आप उनको देखेंगे ना तो जो मनी की डेफिनेशन है या करेंसी की डेफिनेशन से बहुत अलग है जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। वो कैसे कि जो ये होती है ना प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, इनके पीछे कोई एसेट बैक ही नहीं कर रहा होता। हम जानते हैं कि आरबीआई एसेट्स ज़रूर रखता है अपनी बैलेंस शीट्स में, कितना सारा गोल्ड जो है वो इसको बैक करके रखता है जो वो एसेट और उन्हीं को इशू करता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट करेंसीज़ वर्चुअल करेंसीज़ के पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता इनके पीछे। आरबीआई इसीलिए कहता है कि आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। अगर कल को ये बिटकॉइन का सिस्टम सर्वर उड़ जाते हैं या आपसे लॉक की घूम जाती है तो आप ख़त्म है, याद रखिएगा। लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। कोई किसी की कुछ गारंटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है बहुत। हम सिर्फ इसकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन बहुत बुरा फंस सकते हैं हम, हैं। तो लेकिन क्या होगी कि जो डिजिटल रुपी होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए होगी क्योंकि उसको गवर्नमेंट बैक कर रही होगी और उस पर लिखा होता है कि वी आई प्रॉमिस टू पे द बेरर और सम ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल फिज़िकल रुपी का इक्विवेलेंट ही होगा। और लास्ट में ये द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल रुपी एंड क्रिप्टो करेंसी विल बी दैट डिजिटल रुपी बीइंग इशूड बाय द आरबीआई मोस्ट लाइकली सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल कर रही होगी ऊपर से, कितना करना है कितना विड्रॉ करना है वो आरबीआई करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसको कोई सिंगल अथॉरिटीज़ दुनिया में कंट्रोल नहीं कर रही। अलग अलग जगहों पे बैठ के कोडिंग कर कर नए बिटकॉइन जनरेट किए जाते हैं और उनको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। बहुत कंप्यूटर पावर को यूज़ करके डिजिटल बिटकॉइंस बनाए जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, कौन सी अथॉरिटी कितनी इशू करनी है, कितनी मनी सप्लाई की ज़रूरत है, ये ऑलमोस्ट ये तो तबाही मचा सकती है किसी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कहते हैं ना मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी, आरबीआई पूरी नज़र रखता है कि कितना इन्फ्लेशन जा रहा है, कितनी जो है इन्फ्लेशन मार्केट में है, उस हिसाब से मनी सप्लाई को कितना रखा जाए, कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, किसका इफ़ेक्ट किस चीज़ पे आएगा, पूरी चीज़ को ध्यान रखते हुए सेंट्रल बैंक आगे बढ़ता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस होगा और यही होगा कि वो जो डिजिटल रुपी होगा वो वर्चुअल करेंसी नहीं होगी, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। वर्चुअल करेंसी से कैसे अलग होगा ये इसी में बताया गया है। अब आते हैं रिस्क क्या इन्वॉल्व है किसी भी डिजिटल करेंसी में, डिजिटल रुपी में। तो सबसे पहले रिड्यूस डिसइंटरमीडिएशन। बैंक हमेशा हमने सुना होगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं, मतलब आपका और आपके किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में या किसी सर्विसेज को लेने में असेस करने में बैंक उसके बीच में होता है आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। इवन आप जब ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो बैंक उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होता है ना, आपकी वो ट्रांजैक्शन को पूरा करवाता है, आप उसकी सर्विसेज लेते हो और चार्जेस देते हो। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा, आपने देखा कि डिजिटल रुपी को बैंकिंग सिस्टम से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा बैंक से। ये जब ये सिस्टम बनेगा तो देखिएगा कि इसमें बैंक का रोल होगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा क्योंकि आप आरबीआई से डायरेक्ट डील करेंगे रुपी में, डिजिटल करेंसी में। तो क्या होगा कि इसके कुछ अपने रिस्क होंगे, जैसे कि हो सकता है कि अगर बैंक्स इन डिपॉज़िट्स को लूज़ करने लगता है और तो उनकी, क्योंकि वो आपको हमें पता है कि अपने डिपॉज़िट से ही कुछ रिज़र्व रख के बाकी लोन देता है और मनी क्रिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिससे क्रेडिट क्रिएट होता है।
तो वो कम हो जाएगा। और सेंट्रल बैंक तो प्राइवेट, क्योंकि सेंट्रल बैंक का लेंडिंग का काम तो नहीं होता है, वो तो रेगुलेटर होते हैं। तो इससे हमको ये देखना पड़ेगा कि बैंक के क्रेडिट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए जो ये रिस्क मेंशन्ड है ना, ये सब अंदाज़ा है अभी कि शायद इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब असल में जब एक करेंसी को बनाई जाएगी और फाइनली जब ज़मीन पर उतारा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ना आ जाए। और हमेशा डेफिनेटली कुछ पहले तो कुछ छोटे लेवल पर रिलीज़ करी जाएगी और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम जिसको कहते हैं उस टाइप की चीज़ होगी। तो ये भी थोड़ा देखा जाता है कि जब अगर डिपॉजिट्स वो लूज़ करते हैं, कुछ डिपॉजिट्स में कमी आती है, तो उन क्रेडिट क्रिएशन तो इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा बैंक का। दूसरा रिस्क ये है कि क्योंकि बैंक्स जो हैं बहुत सारा जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती है ना कॉस्ट की, आप जानते ही होंगे, बहुत सारी बैंकों के थ्रू यूपीआई के थ्रू जैसे आज तक होने लगी है। अगर वो इफ़ेक्ट होती है, वो रिड्यूस होती है, तो जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है ना बैंकों का, कि उनको लोन पे कितना इंटरेस्ट मिला और उनको डिपॉजिट पे कितना दे रहा है ना, उसका जो डिफरेंस कम होना है ना, उस पर स्ट्रेस आने लगेगा उस मार्जिन पर। तो अगर उस पर ना आएगा तो उसकी वजह से फिर क्रेडिट भी कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि डिपॉजिट कम आएगा तो वो लोन कम कर पाएगा, है ना। तो ये मार्जिन भी इफ़ेक्ट हो सकता है, फिर हो सकता है कि कहीं क्रेडिट की कॉस्ट महंगी ना हो जाए। ये एक रिस्क है। क्या होता है कि अच्छा, अब डिजिटल रुपी होने की वजह से बहुत ही क्लिक में आप पैसे को बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वजह से बैंक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है। जैसे क्या है कि आज भी चाहे आप कहोगे आज भी तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन बैंक्स ने कुछ लिमिट्स लगाई होती है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर, है ना। आप जानते हैं कि अब काफ़ी लिमिट्स लगाई होती है। तो अगर ये रिस्क आरबीआई पॉइंट आउट कर रहा है जो उन्होंने स्पीच में किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी देख के कुछ लिमिट्स ज़रूर लगाई जाएंगी जब इसको ग्राउंड पे उतारा जाएगा, क्योंकि ये डर बनेगा। वरना फ़्लाइट ऑफ डिपॉजिट कैन बी मच फास्टर, एकदम से बहुत सारा डिपॉजिट निकल गया, है ना। और हम तो ये बात जानते ही हैं कि अल्टीमेटली जितना क्रेडिट क्रिएशन वो कर देता है बैंक, और जितना उसके पास डिपॉजिट होता है वो सारा वो बैंक ब्रांच में रखता तो है नहीं, उसको लिक्विडिटी की जनरली काफ़ी कमी होती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी दैट बैंक वुड बी मोटिवेटेड टू होल्ड लार्जर लेवल ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल हो जाए तो उनको ज़्यादा लिक्विडिटी अपने पास रखनी पड़ेगी, उसकी वजह से उनकी रिटर्न कम हो सकती है। ऑफिनेटली जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बेजल नॉर्म्स के हिसाब से लिक्विडिटी, हमने बेजल 3 में हमने देखा होगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसकी वजह से बैंक के प्रॉफिट इफ़ेक्ट होंगे और एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्रेडिट हो सकता है। अभी ये भी एक प्रॉब्लम रिस्क है कि भी पब्लिक की चेंज में, होल्डिंग में क्या बिहेवियर में चेंज आ सकता है ना। इसके करेंसी के इंट्रोड्यूस होने के बाद पब्लिक में की बिहेवियर में क्या चेंज आता है, होल्डिंग पब्लिक जो करेंसी होल्ड करती है, ये भी थोड़ा सा डिफाइन करना है कि वो किस तरीके से मनी डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी। ये भी एक रिस्क है और देखना, और अभी इसको काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। फिर क्या है कि इस डिजिटल करेंसी जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सिस्टम सिमिलर रिस्क पर है जो बाकी पेमेंट सिस्टम्स का होती है, वो है साइबर अटैक्स। मे बी एट सिमिलर रिस्क फॉर साइबर अटैक्स, जैसे कि बाकियों में होता है। आपको पता ही है कितने वनरेबल रहते हैं ये सिस्टम हैं। और फिर कि जो कंट्रीज हैं जिनमें लो फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल्स हैं, वहाँ हो सकता है कि इसकी वजह से फ्रॉड्स बढ़ने लगे जब अगर आप उनको वहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हो। तो इसीलिए बहुत हाई लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी और पैरेलल एफर्ट्स की ज़रूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की भी ज़रूरत है इसको और एब्जॉर्ब करने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए। फिर देखिए, हम ये जानते हैं कि पूरे पॉपुलेशन वाइड स्केल पर इतनी बड़ी करने के लिए पूरी टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए होगी। जैसे कहते हैं ना कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। द क्रिएशन ऑफ पॉपुलेशन स्किल डिजिटल करेंसीज कंटिजेंट अपॉन द एवोल्यूशन ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। डेफिनेटली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए, और फिर उसको पब्लिक की रीच में पहुंचाया जाए, और फिर कैसे वो करेंसी स्टोर होगी और उसका ट्रांजैक्शन होगा,
इस पूरी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वाइडर पब्लिक तक बनाना ये भी एक चैलेंज होगा, और इसको इशू करने में ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं जिनको देखना पड़ेगा। देखिए, ये उस स्पीच का एक तरीके से सार है, समरी है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स समझ में एक बारी में ना भी आएँ, आप बार बार पढ़िएगा। कोई बात मेरी गलत लगे इसमें या फिर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसे ठीक करूँगा, और अगर कोई और चीज़ जो शायद आपको नहीं एक बारी में आई समझ, तो मैं आपको कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। आपका जो उस स्पीच का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी क्या है कि बाकी आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर आप उसके साथ कर दीजिए जो आपको लगता है कि किसी के और के भी अगर ये काम आ सकती है तो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।